Good evening, friends. Uh, मैं दीप रंजन सर एंड आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल एंड फिलहाल हम पढ़ेंगे वास्तविक संख्या जिसको रियल नंबर्स भी कहते हैं। तो मैं यहाँ पे BSCB जो बुक्स है उसको कवर कर रहा हूँ एंड ये चीज मैं आपको बता दूं कि NCERT का मैथ या फिर BSCB दोनों में सेम कंटेंट है, कुछ अलग नहीं है। तो आज से बिल्कुल स्टार्टिंग से मैथ चलेगा एंड अब यहाँ पे मैं बुक का PDF क्यों ओपन किया हूँ, तो इसके पीछे रीजन ये है कि आपका एक भी पॉइंट ना छूटे। पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका यही होता है कि आप अपने बुक को जरूर एक बार पढ़ें। सो आई डिसाइडेड कि मैं आपके जो भी बुक्स हैं, जो भी मैं पढ़ाऊंगा उसको लाइन बाय लाइन कंप्लीट करूंगा। अब यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। इसको कलन विधि भी कहते हैं, ठीक है। विभाजन का मतलब होता है भाग देना। विभाजन का मतलब क्या होता है जी? भाग देना। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? भाग देने की प्रोसेस को, और इस प्रोसेस से हम लोग ज्ञात करेंगे HCF अर्थात महत्तम समापवर्तक। ओके, तो यहाँ पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का यूज किस लिए होने वाला है? तो HCF ज्ञात करने के लिए, उसको परिकलित करने के लिए, मतलब कि उसका वैल्यू फाइंड करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर दो तीन चीजें, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय मतलब कि फंडामेंटल थ्योरी जो है उसको भी हम लोग पढ़ेंगे, फंडामेंटल थ्योरम को। तो ये सब तो पढ़ेंगे ही, बट इससे पहले कुछ यहाँ पर वर्ड आपको मिलेंगे जो थोड़ी सी आपको मुसीबत में डाल सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आइए उसको हम लोग देख लेते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पूर्णांकों की, पूर्णांक मतलब क्या? चाहे वो अंक प्लस में हो या माइनस में हो या शून्य क्यों ना हो। जैसे -10 की बात करें, ये पूर्णांक संख्या है। अगर ये प्लस में हो जाए तो भी है, अगर 0 है तो भी है। बाकी अगर वो रूट में है और रूट से बाहर निकलने की स्थिति में नहीं है, मतलब पूर्ण वर्ग के रूप में नहीं है, तो फिर उसको हम कहेंगे कि नहीं, ये पूर्णांक नहीं है। तो यहाँ पर कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो है पूर्णांकों की विभाज्यता से किसी रूप से संबंधित है, किसी भी रूप में संबंधित है। साधारण भाषा में कहा जाए तो एल्गोरिथम के अनुसार एक धनात्मक पूर्णांक, अब यहाँ पर जैसे ही धनात्मक लगा दिया तो पूर्णांक में कुछ यहाँ पर कटौती हो गई। जैसे कि मैंने बताया था, पूर्णांक में माइनस यानी कि ऋणात्मक संख्याएं भी आती हैं, लेकिन जैसे ही धनात्मक वर्ड इसमें एक कंडीशन डाल दिया जाएगा, अब ये पूर्णांक ना होकर के पूर्ण हो जाएगा, क्योंकि केवल धनात्मक संख्याएं कहाँ? पूर्ण संख्याओं में ही होती है। तो कह रहा है कि धनात्मक पूर्णांक a को, मान लीजिए कि a कोई संख्या है, a को, ठीक है, किसी अन्य धनात्मक पूर्णांक b से भाग दे। b से इसमें क्या कर रहे हैं? भाग दे रहे हैं। तो हो सकता है कि इसका कुछ कटाने के बाद शेषफल क्या आ जाए? r आ जाए। शेषफल क्या प्राप्त हो जाए? r। तो कह रहे हैं कि r जो है वो b से क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। r जो है क्या होना चाहिए? b से छोटा। अब ये चीजें आपके माइंड से तो बिल्कुल ऊपर ही ऊपर जा रही होंगी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको मैं आपको समझाता हूं, आखिर ये कह क्या रहा है। यहां पर कहने का मतलब ये है कि मान लिया जाए ये कोई संख्या है, जैसे कि 10 मैंने ले लिया, जिसमें b से भाग दिया जाए, जैसे 4 समय दे रहा हूं, तो 4 दूनी कितने हो जाएंगे जी? 8 हो जाएंगे। तो शेषफल क्या आएंगे? 2 आएंगे। अब ये जो शेषफल है ना, हमेशा ये क्या था? a था। a कहां था? अंदर था। b कहां था? बाहर था। b से बाहर
जो बाहर होता है उसको बी कहेंगे, इतना माइंड में रखिएगा, क्योंकि ए बराबर बी क्यू प्लस आर आगे हम लोग देखने वाले हैं। तो यहाँ पर माइंड में होना चाहिए कि ए कहाँ होता है, ए अंदर होता है जिसमें हम लोग किसी संख्या से भाग देते हैं। अब जिस संख्या से भाग देते हैं वो कौन सी संख्या है, तो भाग देते हैं जिस संख्या से, भाग देते हैं जिस संख्या से वो बी है, ठीक है। तो अगर हम ए में भाग दे रहे हैं किसी संख्या से तो उसको बी कहेंगे। और यहाँ पर कुछ भी है, मान लीजिए घटाने के बाद शेषफल क्यू आता है या एस आता है, कुछ भी, क्यू हम यहाँ पर रिजर्व करते हैं। तो यहाँ पर जो आता है वो शेषफल होता है। शेषफल तो आप जानते ही हैं, बताने की तो बात है नहीं। तो यहाँ पर वही चीज बताई जा रही थी कि ए को किसी संख्या बी से अगर हम भाग दें, ए कोई संख्या है, इसमें हमने बी से भाग दिया, तो कह रहे कि शेषफल क्या प्राप्त हो, आर प्राप्त हो। शेषफल आर प्राप्त होना चाहिए। जैसे अगर बी से ए में भाग दिया और मान लीजिए कि यहाँ पर सी आता है और यहाँ पर डी आता है, और घटाने के बाद यहाँ पर तो क्यू ही आएगा, हमेशा इसको क्यू मानते हैं, याद रखिएगा। यहाँ पर आर प्राप्त होता है, तो ये आर जो है क्या है, शेषफल है, सॉरी शेषफल है। तो आप जानते हैं ना कि आर हमेशा बी से क्या होगा, छोटा होगा। क्यों छोटा होगा, अगर मान ले कि बी का मान 4 है और ये 3 है तब तो ठीक है, लेकिन अगर 4 है तो एक बार और ये भाग की प्रोसेस चलेगी, 4 एकम 4 और ये कट जाएगा, मतलब कि 0 हो जाएगा। तो हमने क्या देखा कि अब की बार क्या हो गया, इस 4 से छोटा हो गया। मतलब हमने क्या देखा कि आर हमेशा बी से क्या होगा जी, छोटा होगा। क्यों छोटा होगा, क्योंकि यदि आर बी के बराबर भी हो जाए ना तो एक टर्म और प्रोसेस आगे बढ़ सकता है। विभाजन की जो चरण है उसे हम एक स्टेप और आगे बढ़ा सकते हैं। कैसे स्थिति में, यदि आर जो है बी से बी के बराबर हो जाए, यदि बी और आर आपस में बराबर हो जाए तो ऐसे स्थिति में एक स्टेप और विभाजन की प्रक्रिया आगे बढ़ जाएगी, और जैसे ही बढ़ेंगे फिर वो 0 हो जाएगा। तो मतलब हमने क्या देखा कि ये किसी भी हालत में आर जो है ना बी से छोटा होगा और ये बी बड़ा होगा। ये बड़ा मुंह बताता है कि ये बड़ा है। अगर इसको ऐसे कर दें और आर को इधर लिखे और बी को इधर लिखे तो ये बड़ा मुंह इस साइड में है, तो ये बताएगा कि आर क्या है, बड़ा है, और बी क्या है, छोटा है। हमें क्या बताना है कि आर को छोटा रखना है, तो छोटा मुंह इसके तरफ और बड़ा मुंह किसके तरफ, बी के तरफ, ठीक है। तो आई होप कि ये चीजें तो शायद आप समझ गए होंगे, शायद आप समझ चुके होंगे। तो यहां पर हमें वही चीजें बताई जा रही थी कि धनात्मक पूर्णांक कोई ए है, इसमें यदि हम बी से भाग देते हैं तो शेषफल हमें आर प्राप्त होते हैं, जो हमेशा क्या होगा, बी से छोटा होगा। मतलब अगर यूं बताएं तो बी और आर, इसको बिहार मान लीजिए ना, ऐसे भी बिहार के जितने भी व्हीकल्स नंबर होते हैं बी आर करके होते हैं। तो बिहार में आर क्या होगा, हार जाएगा, यानी कि आर हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। ये माइंड में रखना है, बी बड़ा होगा और आर छोटा होगा। एंड अगर बात करें ए और बी में, क्योंकि ए में बी से भाग दे रहे हैं, ए में बी से भाग दे रहे हैं। देखिए तो यहाँ पर धनात्मक की बात होने वाली है, तो कभी भी 10 में अगर 10 और 5 है तो हम 10 में ही भाग देंगे, किससे, 5 से देंगे, ना कि 5 में भाग दे देंगे 10 से। अब देने के लिए हम दोनों में से किसी भी तरीके से दे सकते हैं, छोटे से बड़े में या बड़े से छोटे में भी, लेकिन हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, जिसके अनुसार जो बड़ा अंक होगा, जैसे अगर मैं 10 इधर और 5 इधर लिख दूं तो हम ऑटोमेटिक ए इसको मानेंगे, बी इसको मानेंगे। अगर मैं 5 इधर लिख दूं, 10 इधर लिख दूं, तो हम इसको ए मानेंगे और इसको बी मानेंगे, मतलब ए को बड़ा मानेंगे। क्या करेंगे, ए को बड़ा मानेंगे, ताकि बड़े वाले संख्या में छोटे वाले संख्या से भाग दे सके। तो हम इस एल्गोरिथम के अनुसार हमेशा बड़े वाले संख्या में छोटे वाले संख्या से भाग देंगे। तो मतलब कि अगर यहाँ पर अब पूरा अगर कंक्लूजन निकाला जाए तो क्या प्राप्त हो रहा है, ध्यान देंगे। हमें मिला ए, बी और आर, हमें मिला ए, बी और आर। 1 मिनट, हाँ तो चलिए ए, बी और आर। अब हमें ध्यान देना है कि आर तो हारा हुआ है, ये सबसे छोटा होगा, ये हमेशा क्या होगा, सबसे छोटा होगा। तो आर हमेशा सबसे छोटा होगा, ठीक है। अब ए और बी में ए बड़ा होगा, ए और बी में ए बड़ा होगा,
बी और आर में बी बड़ा होगा और आर क्या होगा, सबसे छोटा होगा। अब एक और चीज यहाँ पर ध्यान समझना है, अगर मैं यहाँ पर जीरो ला दूं, जीरो शून्य, क्या शेषफल कभी जीरो हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। जैसे यदि मैं 13 में 4 से भाग लगाऊं, 4 तिया 12 हो सकता है, हाथ में आ जाएगा, यानी कि शेषफल 1। यदि मैं 12 में 4 से भाग देता तो 4 तिया 12, और ये कंप्लीटली माइनस होने के बाद जीरो बच जाता। तो हमने क्या देखा कि आर का जो वैल्यू है जीरो भी हो जा रहा है, या फिर इस बी से छोटा रहेगा। वो तो पहले ही पढ़े, बी बड़ा होगा और आर छोटा होगा। तो अगर हम r को b और 0 से कंपेयर करें तो r से हमेशा b बड़ा होगा, b क्या होगा, बड़ा होगा। लेकिन 0 से ना r या तो बड़ा होगा या 0 से बराबर होगा। ये माइनस में तो नहीं आ सकते हैं ना r, इसलिए r जो है कभी कभी 0 के बराबर भी हो सकता है। यहाँ ध्यान दें, कभी कभी r जो है 0 के बराबर, ये बराबर के मतलब साइन है, और ये बता रहा है कि r बड़ा है, यानी कि r या तो 0 से बड़ा हो सकता है या फिर 0 के बराबर हो सकता है। तो हम यहाँ पर इसको कैसे लिख सकते हैं, कभी बोले कि b और r में संबंध स्थापित करें तो b हमेशा बड़ा होगा r से। बोले कि b r और 0 में कभी संबंध स्थापित करें तो देखिए 0 से बड़ा हो सकता है r या इसके बराबर हो सकता है, लेकिन b से हमेशा छोटा ही रहेगा, मतलब b हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है। कभी बोले क्या कि a और b में संबंध स्थापित करो तो a हमेशा बड़ा होगा b से, ये तो समझ रहे हैं ना। कभी बोले a b और r में संबंध स्थापित करो तो सबसे छोटा r होगा, r से बड़ा b होगा और b से बड़ा a होगा, मतलब कि सबसे बड़ा कौन होगा, a होगा। अब यहाँ पर कौन क्या है तो देखिए, a जो है भाज्य है, आप लोग छोटे क्लास में पढ़े होंगे। a क्या है, भाज्य है। b क्या है, भाजक है। ठीक है ना। r क्या है, शेषफल है। एंड q एक आता है जिसको क्या कहेंगे, हम भागफल कहेंगे। क्या कहेंगे, भागफल। आप स्क्रीनशॉट लेते चल सकते हैं, या फिर यूं कहें तो आप इसका नोट साथ ही साथ बना सकते हैं। मतलब कि यदि मैं 15 में भाग दूं 4 से तो 4 तिया 12 हो जाएगा, हाथ में आ जाएगा 3। अब देखिए 4 से तो ये छोटा हो गया, तो भाग की प्रक्रिया अब आगे की ओर नहीं बढ़ सकती है। ठीक है। तो ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, इसको हम कहते हैं भाज्य। अब जिससे भाग दे रहे हैं इसको कहेंगे भाजक। वैसे भी क मतलब का मतलब होता है वाला, भाग देने वाला। और ये भागफल है, क्या है जी, भागफल है। और ये क्या है, शेषफल है। ठीक है। बाकी आप लिख सकते हैं, इसको r से सूचित करते हैं, इसको q से सूचित करते हैं, इसको b से सूचित करते हैं, और इसको a से सूचित करते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या देखा कि a सबसे बड़ा है जी, इससे छोटा b है, और इससे छोटा कौन है, r है। और r से छोटा कौन है, 0। हालांकि r 0 से मतलब r 0 से बड़ा या फिर बराबर भी हो सकता है। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब यही प्रोसेस अगर मैं बार बार दोहराऊं, रिपीट करूं, तो हमें बार बार अगर इसको रिपीट किया जाए तो हमें मिल जाता है HCF। ठीक है।